गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि मुद्रा की पूर्ति से रिलेटेड ही होगा। अपन ने पिछला सेशन मुद्रा किसे कहते हैं, इसके महत्व आदि के बारे में पढ़ा था। आज अपन मुद्रा की पूर्ति के बारे में पढ़ेंगे कि मुद्रा की पूर्ति की कितनी अवधारणाएं होती है और साथ में भारत में मुद्रा का माप। यह आपका नया टॉपिक है जिसमें बड़ा क्वेश्चंस तो आएगा नहीं, छोटा क्वेश्चन बनते हैं इसमें 2 नंबर का या 4 नंबर का। उसी से रिलेटेड आज अपन पढ़ेंगे। इस लेसन में क्या पढ़ेंगे, इस लेसन में पढ़ेंगे अपन एक तो मुद्रा की पूर्ति। फर्स्ट चीज तो पढ़ेंगे अपन मुद्रा की पूर्ति, यानी मुद्रा की मांग किसके द्वारा की जाती है। मुद्रा की मांग की जाती है जनता के द्वारा। और मुद्रा की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है, मुद्रा की पूर्ति की जाती है सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा। तो इस लेसन में अपन मुद्रा की पूर्ति, भारत में मुद्रा के माप, भारत में मुद्रा के माप और रिजर्व मुद्रा, रिजर्व मुद्रा। इस रिजर्व मुद्रा को जो है उच्च शक्तिशाली मुद्रा भी कहते हैं, जिसको बोलते हैं हाई पावर मनी। उच्च शक्तिशाली मुद्रा, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, उसको अपन एस से डिनोट करेंगे। इन सब का अध्ययन अपन इस लेसन के अंतर्गत करेंगे। इसमें ये मान लिया जाता है कि मुद्रा की पूर्ति जो होती है, ये मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो सरकार और देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित होती है। यानी मुद्रा को बनाने का जो अधिकार होता है, मुद्रा की जो पूर्ति करने का अधिकार होता है, मुद्रा को जो बनाने का अधिकार होता है, वो किसका होता है, या तो सरकार का तो होता ही है, प्लस आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी नोट छापने का या मुद्रा की पूर्ति पर जो निर्धारण होता है वो होता है रिजर्व बैंक का और सरकार का, केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन ये बात सही नहीं है। हम देखेंगे कि वास्तविक जगत में, जिस जगत में अपन रहते हैं उसकी बात कर रही हूँ, कि वास्तविक जगत में मुद्रा की पूर्ति के निर्धारण पर देश के मौद्रिक अधिकारियों के अलावा बैंकों व जनता का भी प्रभाव पड़ता है। किस पर, मुद्रा की पूर्ति पर। सिर्फ सरकार और आरबीआई का ही प्रभाव नहीं पड़ता है, इन्हीं का ही जो है असर नहीं होता है, जबकि देश में जो जनता है और बैंक हैं उनका भी असर पड़ता है, उनका भी प्रभाव पड़ता है। इसमें संदेह नहीं है, इसमें अपन इस बात से अपन मना नहीं कर सकते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि मुद्रा की पूर्ति पर मौद्रिक अधिकारी का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। कि मेन जो प्रभाव है आरबीआई या सरकार का तो होता ही है, जिसको अपन मौद्रिक अधिकारी बोल रहे हैं, मौद्रिक अधिकारी, इनका तो प्रभाव पड़ता ही है, प्रमुख प्रभाव पड़ता है, तो इनका तो है ही प्रभाव। लेकिन अपन इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि बैंकों व जनता के योगदान को इसमें भुलाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि मुद्रा की पूर्ति पर जो है जनता का प्लस बैंकों का, इन दोनों के योगदान को भी आप भुला नहीं सकते। तो सरकार, आरबीआई, मौद्रिक अधिकारी, ये तो है ही प्रमुख रूप से, और इसमें अपन जनता और बैंकों का योगदान भी अपन करेंगे या मानेंगे। बात करते हैं अपन भारत में मुद्रा की पूर्ति की कितनी अवधारणाएं होती है उसके बारे में। भारत में छोटा क्वेश्चन आता है आपके कि भारत में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाओं का संक्षिप्त विवेचन करो। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। यह मुद्रा की पूर्ति की जो अवधारणाएं होती है 4, उसमें से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मुद्रा की पूर्ति की जो अवधारणाएं अपन करेंगे वो कितने प्रकार की होती है उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं अपन बात करते हैं। मुद्रा की पूर्ति की जो है 4 अवधारणाएं हैं। या तो अपन इसको तालिका के द्वारा बना लेते हैं या उसको अपन वैसे बना लेते हैं। तो अपन करते हैं तालिका के द्वारा। भारत में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं।
भारत में मुद्रा की पूर्ति की जो है 4 अवधारणाएं होती है। फर्स्ट है आपकी M1, सेकंड है आपकी M2, थर्ड है आपकी M3 और 4 है आपकी M4। इस प्रकार भारत में मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं होती है। अब इसमें M1 में क्या आता है, M2 में किस किस को शामिल किया जाता है, M3 में किस को शामिल होंगे और M4 किसे कहते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये आंसर लिखना है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं होती है और साथ में इसके नाम दे देने M1, M2, M3 और M4। ये आपकी 4 अवधारणाएं होती है। बात करते हैं अपन M1 की। इसकी M1 को संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। M1 को क्या कहेंगे, संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, मुद्रा कहते हैं। संकीर्ण का मतलब होता है सीमित अर्थ में, छोटे अर्थ में जिसमें होता है, ये आपका संकीर्ण कहलाता है। अब इसमें जो है 3 बातें शामिल होती है। M1 के अंतर्गत 3 बातें शामिल होती है। एक इसमें आएगा जनता की करेंसी, फर्स्ट आएगी इसमें जनता की करेंसी, यानी करेंसी का मतलब क्या होता है, मुद्रा होती है। जनता के पास जो भी करेंसी होती है मुद्रा के रूप में, वो M1 के अंतर्गत आती है। तो जनता के पास करेंसी हो सकती है, या जनता की करेंसी या पास करेंसी कर लो, इसको ज़्यादा ठीक रहेगा। जनता के पास करेंसी, करेंसी में मुद्रा आएगी। मुद्रा में क्या आती है, नोट और सिक्के दोनों आते हैं, तो आप यहाँ पर नोट व सिक्के लिख देंगे। इसमें 3 बातें शामिल होती है। तो जनता के पास करेंसी के बाद आपका जो दूसरी बात आती है वो आ जाएगी बैंकों के पास मांग जमाए। बैंकों के पास मांग जमाए, यानी कि जनता के पास जो करेंसी जिसमें नोट और सिक्के होते हैं, प्लस बैंकों के पास जो भी मांग जमाएं होती है। मांग जमाएं किसको कहते हैं, अपने पिछले लेसन में पढ़ा था, यह लोगों के द्वारा बैंकों में जमा कराई जाती है। और ये मांग जमाएं इसलिए कहलाती है, जब भी व्यक्ति इन पैसों को बैंकों से मांगता है तो बैंकों को उसे वापस लौटाना पड़ता है, इसलिए इसको मांग जमाएं कहते हैं। और तीसरी चीज़ आती है इसमें RBI के पास अन्य जमाएं। RBI रिजर्व बैंक जिसको बोलेंगे, RBI के पास अन्य जमाएं, अन्य जमाएं। ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी क्या कहलाएगी, M1 कहलाती है। अगर आपके क्वेश्चन आता है M1 किसे कहते हैं, तो आपको यही लिखना है M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, ये M1 को संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। इसके अंदर जनता के पास करेंसी जिसमें नोट और सिक्के होते हैं, बैंकों के पास मांग जमाएं और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं होती है, ये सारी चीज़ें M1 के अंतर्गत आती है। सेकंड हो जाएगा आपका M2। M1 के बाद M2 होगा। अब M2 में क्या आएगा, M1 में जो आपके पास ये M1 है, तीनों का टोटल, M1 में क्या कर देंगे, M1 में जो है अपन पोस्ट ऑफिस बचत बैंक की जमाओं को, पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक की जमाओं को, बचत बैंक की जमाओं को जब जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, M2 प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है परिवारों के द्वारा बचतें की जाती है, क्योंकि परिवार जो है आर्थिक क्रियाएं करके धन प्राप्त करता है, उसके बाद वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है और बाकी पैसे को वो बचत करता है। अब वो बचत बैंकों में भी जमा करा सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी जमा करा सकता है, और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ पर वो पैसे जमा करा सकता है। तो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी जमाएं होगी वो आपकी पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक की जो जमाएं, यानी बचत के रूप में जो पैसा जमा कराया जाएगा, वो आपका M2 कहलाएगा। कहने का मतलब M1 के अंदर ये जो तीनों चीज़ें होगी वो तो है ही, इसमें अपने को पोस्ट ऑफिस में बचत बैंक की जमाओं को जोड़ देंगे तो अपने को M2 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन M3 की। इसे
व्यापक मुद्रा, विस्तृत मुद्रा, विस्तृत या व्यापक मुद्रा भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? M3 को विस्तृत मुद्रा या व्यापक मुद्रा भी कहा जाता है। और इसमें क्या करते हैं, M1 में जब बैंकों की अवधि जमाओं को, M1 में बैंकों की अवधि जमाओं को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। अगर आपके M3 का क्वेश्चन आता है कि M3 किसे कहते हैं या विस्तृत मुद्रा किसे कहते हैं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका M3 से ही आए, क्वेश्चन आपका विस्तृत मुद्रा से, व्यापक मुद्रा से बनकर भी आ सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो अपने को यही लिखना है, M1 में जब बैंकों की अवधि जमाओं को शामिल किया जाता है या जोड़ दिया जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हो, शामिल किया या यहाँ लिख देती हूँ मैं, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो आपका M3 प्राप्त हो जाता है। अब अवधि जमाएं किसे कहते हैं? मांग जमाएं और अवधि जमाओं के बारे में अपन ने पिछले लेसन में पढ़ा था। मांग जमाएं तो मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति के वापस मांगने पर बैंकों को कभी भी लौटानी पड़ती है, यानी उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन अवधि जमाएं जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, ये इसकी एक सीमित अवधि होती है या एक लिमिटेड समय सीमा होती है, जिसमें व्यक्ति के द्वारा जो पैसा जमा कराया जाता है, अगर 1 साल के लिए करा रहा है, 2 साल के लिए करा रहा है, 3 साल के लिए करा रहा है, जितने भी समय के लिए करा रहा है, उसके बाद ही वो उसे पैसा प्राप्त होता है, वो अवधि जमा कहलाती है। इसमें ब्याज की दर अच्छी होती है, काफ़ी ठीक होती है, ये अवधि जमा कहलाती है। तो M1 के अंतर्गत अब आपको इसमें M1, जिसमें आपको पता ही है जनता के पास करेंसी, जिसमें नोट और सिक्के आ जाएंगे, बैंकों के पास मांग जमाएं आ जाएगी और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं आ जाएगी। इसके अंदर अगर अपन बैंकों की अवधि जमाओं को भी शामिल कर देंगे तो ये विस्तृत मुद्रा, व्यापक मुद्रा या M3 कहलाती है। अब इसमें जो है M1 की जो चीज़ें थी, M1 की जो सारी चीज़ें शामिल की है, उसमें अपन बैंकों की अवधि जमाओं को शामिल करेंगे, इसलिए विस्तृत मुद्रा हो जाती है, यानी बड़े रूप में हो जाती है, इसलिए इसको विस्तृत मुद्रा या व्यापक मुद्रा नाम दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं M4। ये भारत में मुद्रा की पूर्ति की 4th अवधारणा है, इसको M4 बोला जाता है। तो जब M3 में कुल पोस्ट ऑफिस जमाएं जो है जोड़ दी जाती है, यानी M3 के अंतर्गत कुल पोस्ट ऑफिस जो है जमाएं शामिल की जाती है या जोड़ दी जाती है, शामिल की जाती है या जोड़ दी जाती है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? M4 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपन बात करते हैं भारत में मुद्रा की पूर्ति की जो है 4 अवधारणाएं होती है, M1, M2, M3 और M4। क्वेश्चन अगर 4 नंबर का आता है तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन यही बनेगा कि भारत में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाओं का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो आपको इसी प्रकार बनाना पड़ेगा, या तो आप इसको ऐसे बना लो या ऐसे जो है वर्णन कर दीजिए, या फिर क्वेश्चन आता है, छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो छोटा क्वेश्चन M1 किसे कहते हैं या संकीर्ण मुद्रा किसे कहते हैं, नाम किसी भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। व्यापक मुद्रा किसे कहते हैं या M3 किसे कहते हैं या M1 और M3 किसे कहते हैं, दोनों भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को ये टॉपिक तैयार करना है, भारत में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं। अब M1 का उपयोग संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को सूचित करने में तथा M3 का उपयोग विस्तृत अर्थ में मुद्रा की पूर्ति को सूचित करने के अंतर्गत किया जाता है। ये आपके जो है भारत में मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं थी, जो कि आप नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट करेंगे आगे अपन मुद्रा की पूर्ति की अवधारणाएं हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट करेंगे अपन वो करेंगे रिजर्व मुद्रा या उच्च शक्तिशाली मुद्रा, जिसको हाई पावर मनी भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता है आपके छोटा, रिजर्व मुद्रा किसे कहते हैं? रिजर्व मुद्रा उच्च शक्तिशाली मुद्रा, इसको किससे डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। अब इसका नाम अपने को इसलिए पता होना चाहिए, कई बार क्या बच्चे रिजर्व मुद्रा नाम याद करके चले जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में जो है उच्च शक्तिशाली मुद्रा के नाम से पूछ लिया जाता है कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं। तो आपको दोनों ही नाम पता होना चाहिए कि रिजर्व मुद्रा को ही क्या कहते हैं? उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। इसमें अपने को ये लिखना है, भारत में रिजर्व मुद्रा वह होती है, क्योंकि भारत की बात करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है भारत से रिलेटेड ही है, जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा उत्पन्न की जाती है, यानी आरबीआई के द्वारा प्लस सरकार के द्वारा, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति इन्हीं के द्वारा ही तो की जाती है, जिसमें अपन आरबीआई को लेते हैं और सरकार को लेते हैं, और जनता व बैंकों के द्वारा रखी जाती है, यानी बनाई या नोटों का निर्गमन तो इनके द्वारा किया जाता है, और इसको रखता कौन है? जनता रखती है और बैंक रखते हैं। जैसे कि सरकार की अगर अपन बात करते हैं तो सरकार 1 रुपये का नोट, सरकार जो है 1 रुपये का नोट व सिक्के निर्गमित करती है। और आरबीआई की बात करते हैं अपन तो 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के जो नोट होंगे कि नोट निर्गमन का मतलब क्या होता है? छापना, बनाना, जो भी आप कह सकते हो। तो आरबीआई के द्वारा 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के नोट निर्गमन किए जाते हैं या छापे जाते हैं या बनाए जाते हैं। ये आपके रिजर्व मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। ये आपकी रिजर्व मुद्रा हो गई। परिभाषा की अगर अपन बात करते हैं तो आपको यही परिभाषा लिखनी है रिजर्व मुद्रा की, कि भारत में रिजर्व मुद्रा वह मुद्रा होती है जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार के द्वारा उत्पन्न की जाती है और जनता व बैंकों के द्वारा रखी जाती है। ये आपका रिजर्व मुद्रा वाला हुआ। अब अपन बात करते हैं रिजर्व मुद्रा के अंग कौन कौन से हैं। जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी में वही मुद्रा आती है, और मुद्रा अपने रुपए यानी नोट और सिक्कों के अंतर्गत है, इसलिए अपन करेंसी में नोट और सिक्के लेंगे। आरबीआई के पास अन्य जमाएं, आरबीआई के पास अन्य जमाएं, ये आपकी रिजर्व मुद्रा के अंग हैं। बैंकों के पास नगद राशियां, बैंकों के पास नगद राशियां, ये रिजर्व मुद्रा के अंग के अंतर्गत आता है। और साथ आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियां, आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियां, ये सारी चीज़ें आरबीआई के अंग होते हैं। अब अपन यहाँ पर कहते हैं कि जनता के पास करेंसी, जिसमें नोट और सिक्के हो गए, सरकार जनता के पास जो नोट और सिक्के होते हैं वो सारी करेंसी के अंतर्गत आती है। इसमें आप जो है जनता के पास करेंसी में यही अपन लिखेंगे। करेंसी में अगर आप ये लिखना चाहते हो कि नोट और सिक्के आते हैं तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं अपन रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं। आरबीआई के पास अन्य जमाओं में देखो क्या आता है, जैसे विदेशी सरकार है, इसमें लिख देती हूँ, इसमें विदेशी
सरकारों, हमारे देश की नहीं, विदेशी जो सरकारें होती हैं वह अन्य केंद्रीय बैंक व अन्य केंद्रीय बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक की विश्व बैंक, जिसको अपन वर्ल्ड बैंक बोलेंगे, वर्ल्ड बैंक की मांग जमाएं, ये सारी चीज़ें RBI के पास अन्य जमाएं होती है। अन्य जमाओं का मतलब होता है हमारे देश के द्वारा नहीं, दूसरे देश की जो सरकारें होती है वो, अन्य देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF व वर्ल्ड बैंक की मांग जमाएं, यानी इनका पैसा भी जो है अपने देश के RBI के पास जमा होता है और जब इनको आवश्यकता होती है तब ये मांग लेते हैं। बैंकों के पास नकद राशियाँ, जो भी परिवारों के द्वारा बचत की जाती है वो बचत जब बैंकों में जमा कराई जाती है तो वो सारी नकद राशियाँ आपके रिजर्व मुद्रा के अंग के अंतर्गत आएगी। RBI के पास बैंकों की जमा राशियाँ, जब बैंकों के पास पैसा जमा कराया जाता है जनता के द्वारा तो इसका कुछ प्रतिशत जो है बैंक अपने पास रख लेता है RR के रूप में, रिजर्व मुद्रा के रूप में, बताया था मैंने आपको, RR के रूप में अपने पास रखता है ताकि कोई भी व्यक्ति जब बैंक से पैसा लेने आए तो बैंक उसे मना ना कर सके। और बाकी पैसे को जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा आता है, जब लोग ज़्यादा मात्रा में बचत करने लग जाते हैं तो बैंक अपने पास ज़्यादा पैसा ना रख के उस पैसे को रिजर्व बैंक के पास रख सकता है, इसके बदले में उसे ब्याज प्राप्त होता है। ये आपकी रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियाँ होती है। ये चारों चीज़ें रिजर्व मुद्रा के क्या है, अंग हैं। अंग, चार चीज, ये चारों चीज़ें आपकी इस रिजर्व मुद्रा के अंग के अंतर्गत आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट टॉपिक अपन कल करेंगे वो है मुद्रा की पूर्ति, M1 व M3 का रिजर्व मुद्रा से संबंध। यानी जो अपन ने चार अवधारणाएं पढ़ी थी जिसमें अपना M1 और M3 है, इनका H का मतलब रिजर्व मुद्रा हो गई, इससे क्या संबंध होगा इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज अपन एक थोड़ी सी कल या परसों 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में आया है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश भारत से आगे हो गया है। GDP की बात बाद में करेंगे। प्रति व्यक्ति आय जो होती है प्रत्येक व्यक्ति की, अधिक GDP ग्रोथ, कम मुद्रा अवमूल्यन ने दिलाई बांग्लादेश को जो है बढ़त। उसकी बांग्लादेश की एक्चुअल में क्या है, इस साल बांग्लादेश की GDP में वृद्धि हुई है और मुद्रा का क्या हुआ है, अवमूल्यन हुआ है। मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है जिससे बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है भारत की तुलना में। अभी कल परसों ही न्यूज़पेपर में ही आया है कि भारत की जो है GDP माइनस में रहने के कारण बांग्लादेश की GDP में वृद्धि हुई है, जिससे
प्रति व्यक्ति आय में बांग्लादेश की आय में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और साथ में बांग्लादेश की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन क्या होता है? अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में वैल्यू कम करना मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। यानी अपने देश की मुद्रा की वैल्यू क्या कर दी? कम हो गई। जैसे बात करते हैं अपन भारत की, $1 बराबर मान लो 70 या 72 रुपये, और अपन ने अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए $1 बराबर 65 रुपये कर दिए। यानी अपनी मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। पहले हमें 72 रुपये दे के $1 प्राप्त होता था, अब हमें 65 रुपये दे के 65 नहीं सॉरी यहाँ पे 75 कर देते हैं। 75 रुपये देकर $1 प्राप्त हो रहा है। तो हमें पहले भी इतना ही डॉलर प्राप्त हो रहा था, पैसे हम 72 रुपीज़ दे रहे थे, लेकिन अब डॉलर उतना ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन हम रुपए क्या दे रहे हैं? ज़्यादा दे रहे हैं। तो हमारे मुद्रा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले 3 रुपये क्या हो गई? कम हो गई। अब जब कोई चीज़ या किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, किसी देश की मुद्रा की वैल्यू, तो वहाँ के निर्यात क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं और आयात कम हो जाते हैं या स्थिर रहते हैं। इसकी बात करें तो IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि इस साल बांग्लादेश की 1,39,400 रुपये 1,39,400 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। प्रति व्यक्ति आय। जबकि भारत की अपन बात करते हैं तो भारत की 1,37,594 रुपये 1,37,594 रुपये, ये आपकी बांग्लादेश की है। प्रति व्यक्ति आय किसकी? भारत की। अब इस डेटास को देख के आप देख सकते हो कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,37,594 रुपये है, जबकि बांग्लादेश की 1,39,400 रुपये है। यानी जो बीते दशक तक भारत से काफ़ी पीछे था, यानी 10 साल की बात करते हैं, दशक का मतलब 10 साल पहले या 10 साल जो बीत चुके हैं, उस समय बांग्लादेश भारत से पीछे था, वो भारत वह अचानक आगे निकल गया। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे वृद्धि हुई है? बांग्लादेश जो कि इतना छोटा देश है, बांग्लादेश भारत की अपेक्षा छोटा देश है, इसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा कैसे हो गई? इसकी मुख्य तात्कालिक जो वजह है वो है मुद्रा का रुपए, बांग्लादेशी मुद्रा का रुपए के मुकाबले कम अवमूल्यन, रुपए के मुकाबले कम अवमूल्यन होना है। और साथ में दूसरी बात करते हैं कोरोना महामारी, जो कि वैश्विक महामारी घोषित की गई है, पूरे विश्व में ये महामारी फैल चुकी है। उसके कारण हमारी पिछली 3 महीने की जो GDP है, वो 3 महीने की GDP -23% तक, कितने? -23%। पिछले 3 महीनों की बात करते हैं तो हमारी GDP माइनस में चली गई है, जबकि बांग्लादेश की GDP में पॉजिटिव ग्रोथ है। बांग्लादेश की GDP कैसी है? प्लस में है, और हमारी GDP है -23 पिछले 3 महीनों में। पिछले 3 माह में। अब जो चीज़ माइनस में होगी और दूसरे देश की जो प्लस में है, तो ऑटोमेटिकली GDP में ग्रोथ हो रही है। यहाँ विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है, यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया जा रहा है? बांग्लादेश में किया जा रहा है, क्योंकि जिस देश की पॉजिटिव होगी या प्लस में होगी GDP, वहीं पर ज़्यादा निवेश होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन, GDP ग्रोथ रेट 8% तक पहुँच गई है, जबकि भारत की स्थिति क्या हो गई है? पिछड़ गई है। बांग्लादेश की GDP कहाँ तक पहुँच गई है? 8% तक। इसलिए प्रति व्यक्ति आय का ज़्यादा होना निश्चित है। IMF के मुताबिक इस साल भारत की GDP ग्रोथ जो है -9% तक रह सकती है। अपन एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज कितनी रहेगी? 9%। ये तो आपकी 3 महीने की बताई गई है, ये आपके पूरे साल की है। ये अनुमान लगाया है, किसने अनुमान लगाया है? IMF ने। इसने अनुमान लगाया कि भारत की जो है -9% रह सकती है, जबकि बांग्लादेश की अपन बात करते हैं, ये तो 8% आपकी वो 3 महीने की है, तो बांग्लादेश की कितनी प्रतिशत? 4%।
जीडीपी ग्रोथ होगी। इस ग्रोथ को देखकर ऑटोमेटिकली प्रति व्यक्ति आय बढ़नी ही है। भारत की -9 में जाएगी और बांग्लादेश की +4 में जाएगी। ऐसे इस कारण कोरोना महामारी से हमारे देश की जीडीपी माइनस में जा रही है। देश में उद्योग धंधों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। बेरोजगारी भी काफ़ी बढ़ेगी। हो सकता है और ज़्यादा स्थिति खराब हो सके या सुधर सके। इसके बारे में अपन बाद में देखेंगे। ये भी आपका करंट का थोड़ा सा कुछ न्यूज़पेपर में आया था, वो मैंने आपको बता दिया ताकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आप लोग भी न्यूज़पेपर में जो है ये चीज़ें देखते रहा करो। नेक्स्ट क्लास अपन जब करेंगे उसमें M1 और M3 से रिजर्व मुद्रा का क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।